कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, नेम से कंफर्मेशन मिल रही है कि फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या हो रहा है, डिप्रेस। डिप्रेस मतलब आपका क्या हो रहा है, लो। यदि मैं बात करता हूँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो पहले सबसे पहले आपका इसको डिनोट कर लें। इसको किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टी एफ से। डेल्टा टी एफ से डिनोट किया जाएगा। कंफर्मेशन कैसे रहेगी याद रखने के लिए क्या तरीका है कि फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज। और डिक्रीज हो रहा है मतलब कैसे डिक्रीज हो रहा है कि जब भी हमने सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट आपका प्योर वेपर प्रेशर शो करेगा। यदि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी आपका क्या आ जाएगा, लो। ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपका यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने पे फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या आ जाता है, लो। और फ्रीजिंग पॉइंट आपका लो आ जाता है तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो आपका क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ एम। यदि मैं बात कर रहा हूँ के एफ की तो के एफ आपका क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और एम आपका क्या है, मोलैलिटी। एम आपकी क्या है, कंसंट्रेशन। डेल्टा टी एफ आपको पता ही है क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आपका क्या कंफर्मेशन मिली कि आपका जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होगा। वो हम किससे याद रखेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से डिक्रीज हुआ वेपर प्रेशर तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना कि फ्रीजिंग पॉइंट भी आपका क्या होगा, डिक्रीज। फॉर्मूला आपका क्या रह जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ एम। मतलब यहाँ पे जो डेल्टा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, मोलैलिटी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मोलैलिटी। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाकर हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, के एफ। तो ये जो के एफ है वो आपका क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यदि मैं बात करता हूँ जो डेल्टा टी एफ होता है वो डेल्टा टी एफ आपका क्या होता है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ये जो टी एफ है ये आपका क्या है, सॉल्यूशन का। ये जो टी एफ नोट है वो आपका क्या है, प्योर सॉल्वेंट। क्या है, प्योर सॉल्वेंट का। मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट का आपका क्या है, टी एफ नोट। क्योंकि ध्यान रखना कि आपका जो डेल्टा टी एफ आएगा वो आपका क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस या टू सॉल्यूशन का आएगा। तो आपका फॉर्मूला एक क्या बनेगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ सॉल्यूशन। क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में कि आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर बताइए, फ्रीजिंग पॉइंट बताइए सॉल्यूशन का। या पूछ लेते हैं प्योर सॉल्वेंट का तो हमें पता रहता है, वाटर का यदि क्वेश्चन होगा तो वाटर का आपको क्या रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, मतलब 273 केल्विन। और सॉल्यूशन की यदि पूछी जाए तो आपका डेल्टा टी एफ कहाँ से कैलकुलेट हो सकता है, के एफ एम से। और जब डेल्टा टी एफ कैलकुलेट हो जाए और टी एफ नोट आपको पता हो तो टी एफ सॉल्यूशन आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी हो जाएगा कि न्यूमेरिकल पोर्शन में ये दो फॉर्मूले लगेंगे आपके, कौन कौन से, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ एम और डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ सॉल्यूशन। तो ये बात हो गई किसकी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। अब जो थर्ड बात कर रहे हैं वो कौन सी होगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की यदि मैं बात करता हूँ कौन सी, देखो नेम से कंफर्मेशन हो रही है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन किसमें देखने को मिल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर देखने को मिल रहा है। बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है, यदि वाटर की बात करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस। और एलिवेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना। मतलब यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया था। अब जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो वेपर प्रेशर आपका क्या हुआ, डिक्रीज। अब देखो जो हमारे प्योर सॉल्वेंट के सारे पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, वेपराइज हो रहे थे, तो उसका एक प्योर वेपर प्रेशर था क्या, पी नोट। बट हमने सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज। अब हमें सभी के सभी सॉल्वेंट पार्टिकल्स को क्या करना था, वेपराइज करवाना है। तो सभी के सभी वेपराइज होंगे तो मतलब हमें टेम्परेचर और इंक्रीज करना होगा। मतलब आपका टेम्परेचर को हमें क्या करना होगा, इंक्रीज। और जब टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था, हमने यदि माना सॉल्वेंट आपका क्या है H2O, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से तो इसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका क्या हुआ है,
इंक्रीज हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है, इंक्रीज। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा टीबी से। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टीबी। और जो डेल्टा टीबी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी के। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक क्या यूज करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहेंगे, केबी। और यहाँ पे केबी क्या होता है, एब्यूलियोस्कोपिक, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या होता है, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और एम आपकी क्या है, मोलैलिटी। एम आपकी क्या है, मोलैलिटी। डेल्टा टीबी आपको पता ही है क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपका क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की यदि मैं बात करता हूँ तो आपके सोल्यूट के ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है, इंक्रीज। क्या हुआ है, इंक्रीज। तो यहाँ पे जो डेल्टा टीबी यूज होगा वो क्या होगा, टीबी माइनस टीबी नोट। क्या होगा, जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आया है वो क्या होगा, टीबी। और ये टीबी क्या है, किसका, सॉल्यूशन का। ये किसका है, सॉल्यूशन का। टीबी नोट मतलब आपका क्या है, प्योर सॉल्वेंट का। किसका, प्योर सॉल्वेंट का। तो आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा वो इन दोनों इक्वेशन से आपका सॉल्व होगा, याद रखना। तो आपका क्या होगा फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी है। यहाँ से केबी की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। मोलैलिटी आपको गिवन होगी तो डेल्टा टीबी कैलकुलेट हो सकता है। और जो डेल्टा टीबी कैलकुलेट हुआ वो पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। कई बार यदि पूछ लिया जाता है कि आपके जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है तो वो कितना चेंज हुआ है, तो वो आपका डेल्टा टीबी कैलकुलेट होगा। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता रहता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। तो ये थर्ड आपका क्या होगा फॉर्मूला, जिसमें हम क्या देखेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपकी यदि मैं बात करता हूँ अब फोर्थ पॉइंट की, मतलब फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है, ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सी है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की यदि मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ऑस्मोटिक प्रेशर फोर्थ आपका कौन सा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले क्या पढ़ना है हमें, ऑस्मोसिस। अब देखो ऑस्मोसिस क्या होती है, यदि मैंने कोई बीकर लिया, उस बीकर के अंदर मैंने क्या लिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिया, यहाँ पे मैंने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया, यहाँ पे मैंने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया। देखो ऑस्मोसिस होती क्या है, ऑस्मोसिस में आपका क्या होता है, फ्लो ऑफ, ध्यान रखना ऑस्मोसिस आपकी क्या होती है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। क्या रहते हैं, फ्लो ऑफ solvent particle from higher concentration of solvent to lower concentration of solvent। ये पॉइंट ध्यान रखना, लोअर कंसंट्रेशन किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए, और हायर भी कंसंट्रेशन किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए। तो अब बताओ सॉल्यूशन है और एक साइड प्योर सॉल्वेंट है, तो किसकी साइड सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होगी, सॉल्वेंट की साइड। तो यहाँ पे ये जो सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा है तो यहाँ पे किस साइड मूवमेंट होगी, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन की साइड, मतलब फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। अब ये जो मूवमेंट हो रही है इसको हम क्या कहते हैं, ओस्मोसिस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये भी पॉइंट ध्यान रखना। यदि हम कहते हैं कि जैसे पहले पॉइंट आता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में क्या होता है कि आपके क्या होते हैं, फ्लो होता है आपके पार्टिकल्स का कहाँ से कहाँ पे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो उसमें क्या मूवमेंट हो रही होती है, सोल्यूट पार्टिकल्स की। यहाँ पे जो मूवमेंट है कौन सी है, सोलवेंट पार्टिकल्स की। किसके थ्रू, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उसको हमने क्या कहा है, ओस्मोसिस। उसको हमने क्या कहा है, ओस्मोसिस। अभी यदि मैं एक पॉइंट बात कर रहा हूं, कौन सा, ओस्मोटिक प्रेशर। कौन सा बोला, ओस्मोटिक प्रेशर। तो ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि यहाँ पे यदि मैं सॉल्यूशन की साइड मैंने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, क्या कर रहा हूँ, प्रेशर अप्लाई। अब प्रेशर मैंने इतना अप्लाई किया कि आपके जो ये फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थे फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन वो क्या हो जाए, रुक जाए। मतलब क्या हो रहे हैं यहाँ पे,
इतना प्रेशर अप्लाई करें कि आपके जो सोलवेंट के पार्टिकल हैं वो क्या हो जाएं, रुक जाएं, मतलब यहाँ पे आपके क्या हो जाएं, स्टॉप हो जाए। अब यदि यहाँ पे फ्लो ऑफ सोलवेंट पार्टिकल क्या करने हैं, हमें रोकने हैं, स्टॉप फ्लो ऑफ सोलवेंट पार्टिकल, मतलब और स्टॉप कब हुए हैं, बाय द अप्लाई ऑफ प्रेशर, मतलब जब हमने क्या किया है, प्रेशर अप्लाई किया है ऑन सॉल्यूशन साइड। जब हमने सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर अप्लाई किया तो आपका इतना प्रेशर अप्लाई हुआ कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो मूवमेंट हो रही थी वो क्या हो गई, रुक गई, स्टॉप हो गई, और स्टॉप हो गई उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात आती है रिवर्स ऑस्मोसिस की, जिसे हम क्या कहते हैं, आरओ भी कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि आपके इतना प्रेशर अप्लाई करें कि आपका जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं, अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट पार्टिकल थे और यहाँ पे सॉल्वेंट है, अब की बार मूवमेंट किस साइड होगी, फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, यहाँ पे मूवमेंट किस साइड होगी, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, मतलब अब की बार जो मूवमेंट होगी सॉल्वेंट पार्टिकल्स की वो किस साइड होगी, फ्रॉम सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की साइड होगी। तो मतलब वो कब होगी, जब हमने मोर प्रेशर अप्लाई किया। एक प्रेशर हमने, जब तक हमने कोई प्रेशर नहीं लगाया था तब तक मूवमेंट किस साइड हो रही थी, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब आपका क्या है, जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो इतना प्रेशर अप्लाई किया कि ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो मूवमेंट कर रहे थे वो क्या हो गए, रुक गए। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, इतना प्रेशर अप्लाई करें कि आपके जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स थे अब वो मूव करें किस साइड, सॉल्वेंट की साइड, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की साइड। तो वो आपका क्या कहलाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। वो क्या कहलाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये आपकी क्या थी, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं, पाई से। किससे डिनोट करते हैं, पाई से। तो पाई जो आपका डिनोट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल्स टू सी आर टी। सी यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन, सी यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन। आर आपका क्या है, कांस्टेंट। टेम्परेचर आपका क्या रहता है, गिवन, मतलब आपका भी ये भी आपका क्या है, एक स्पेसिफिक रहता है। और स्पेसिफिक रहेगा तो मतलब आपका जैसे 327 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी आपका क्या है, कांस्टेंट। तो पाई मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो आपका फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो आपका क्या है, पाई इक्वल्स टू सी आर टी। क्या है, पाई इक्वल्स टू सी आर टी। तो ये आपके क्या थे, चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली कौन सी, रिलेटिव लोडिंग। दूसरी आपकी कौन सी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड आपकी कौन सी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ आपकी कौन सी, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद जो एक पॉइंट आता है वो आपका आता है वान टू फैक्टर का। वान टू फैक्टर का किसका आता है, वान टू फैक्टर। और वान टू फैक्टर को डिनोट किससे करते हैं, आई से। ये वान टू फैक्टर को जो डिनोट किया गया है वो कैसे आया है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि जब भी हमने सोल्यूट पार्टिकल को ऐड किया था किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो सोल्यूट पार्टिकल को जब सॉल्वेंट के अंदर जब मैंने ऐड किया तो वो क्या हुआ, आपका वेपर प्रेशर कम हुआ। वेपर प्रेशर कम हुआ तो मतलब आपका यहाँ पे क्या हुआ, उसके मोलर मास में भी क्या आया है, चेंजमेंट। और जब मोलर मास में चेंजमेंट आया है तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी कोई ना कोई चेंजमेंट आया होगा। तो उस मोलर मास को, जो आपका मोलर मास हुआ, मतलब जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो आपकी वहां पे मोलर मास की जो कंसंट्रेशन थी वो आपकी क्या हो गई, चेंज। और जब चेंज हो गई तो उस मास को हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। अब एबनॉर्मल मोलर मास आएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कैसी बोली जाएगी, एबनॉर्मल। कैसी बोली जाएगी, एबनॉर्मल। और उसी को ही करेक्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया है, वान टू फैक्टर को। किसको यूज किया है, वान टू फैक्टर। तो वान टू फैक्टर जो होता है आपका, वान टू फैक्टर क्या होता है कि आपके जितने भी नंबर होते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे क्या आएगा, बिफोर डिसोसिएशन या आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन।
और एसोसिएशन क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके डिसोशिएट या एसोसिएट हो चुके हैं डिवाइडेड बाय क्या टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो बिफोर में मतलब सबसे स्टार्टिंग में कितने थे, बाद में आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन कितने बचे, वो आपका क्या होता है वन टू फैक्टर मतलब आई होता है बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो ये आपका क्या हो गया वन टू फैक्टर। और वन टू फैक्टर तो किसी के लिए भी यदि मेरे को कैलकुलेट करना है किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब यदि कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एसोसिएशन आ गया या डिसोशिएट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है या डिसोशिएट हो रहा है, तो आपके हर एक में एबनॉर्मल मोलर मास देखने को मिलेगा। और उस एबनॉर्मल मोलर मास को सही करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है वन ऑफ फैक्टर का यूज़ किया है। तो जब भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन देखने को मिले प्रोसेस के अंदर, तो आपकी जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, या आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, इन सभी में आपका आई का यूज़ हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और आई इंट्रोड्यूस होगा तो मतलब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा पी नॉट बी माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट बी इक्वल्स टू आई एक्स ई। आई का इन्वॉल्वमेंट हो गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ एम। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई के बी एम। ऑस्मोटिक प्रेशर में पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी। तो ये आपका क्या हो गया वन टू फैक्टर यूज होने से आपका जो एबनॉर्मल मोलर मास आ रहा था वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट के लिए हमने क्या यूज़ किया था वन टू फैक्टर का यूज़ किया था। तो वन टू फैक्टर का यूज़ करने से हमारा फॉर्मूले क्या बन गए पी नॉट बी माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट बी इक्वल्स टू माइनस एक्स आई एक्स। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ एम, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आई के बी एम, पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी। तो ये आपके फॉर्मूले हो जाते हैं कब, जब आपका वन टू फैक्टर इंट्रोड्यूस होता है। अब एक छोटा सा पॉइंट और आता है कि आफ्टर डिसोसिएशन या बिफोर डिसोसिएशन के बाद मतलब आपका कितना एसोसिएट हो रहा है और कितना डिसोसिएट हो रहा है वो कौन बताएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये अल्फा बताएगा कि कितना डिसोशिएट हो रहा है। जैसे मैंने कह दिया कितना 20%, तो 20% का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना 0.2। यदि मैंने कहा 80% तो कितना हो जाएगा अल्फा की वैल्यू 0.8। यदि मैंने कहा 100% डिसोशिएट हो रहा है मतलब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो वो आपकी क्या है, ये सारी अल्फा की वैल्यू है। जब क्वेश्चन के अंदर आता है ना 20% डिसोशिएट मतलब उसकी वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 0.2, 80% मतलब 0.8, ऐसी 70 है तो 0.7, 100 है तो मतलब आपके क्या हो जाएगा 1। वो कैसे आया 20 डिवाइडेड बाय 100, 80 डिवाइडेड बाय 100, 100 डिवाइडेड बाय 100, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा और आई का जो रिलेशन है वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। अल्फा और आई का रिलेशन फॉर डिसोसिएशन के लिए और फॉर एसोसिएशन के लिए, ये अच्छे से डिनोट कर लेना, याद रख लेना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। यदि मैं बात करता हूँ तो डिसोसिएशन के लिए तो आपका जो फॉर्मूला आता है अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस वन एन माइनस वन। यहाँ पे आई आपका क्या है वन टू फैक्टर, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एन आपका क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल, क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल बने डिसोशिएट होने पे। जैसे मैं बात करता हूँ NaCl की, तो NaCl डिसोशिएट हुआ तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना, मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल बने 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब मैंने कहा K2SO4, K2SO4 होगा तो मतलब 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, मतलब कितने आयन बने 2 और एक ये, टोटल कितने बने 3, तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। यहाँ पे मैं बात करता हूँ कौन सा BaSO4, कितना कौन सा बोला BaSO4, BaSO4 है तो मतलब बैरियम पे कितना चार्ज होता है +2 और SO4 पे कितना चार्ज होता है -2, ये एक आयन ये एक आयन,
तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। तो n की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। और यहाँ पे यदि मैं एसोसिएशन की बात करता हूँ तो अल्फा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है i माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय n माइनस 1। एसोसिएशन में आपका क्या हो जाएगा 1 बाय n, और n आपका क्या है, वही नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, i की वैल्यू आपको बॉन्ड ऑफ फैक्टर में गिवन होगी, मतलब कितनी वैल्यू गिवन है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट किया जा सकता है। और यदि अल्फा गिवन है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, i कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब आपका ये क्या फॉर्मूला हो गया 1 बाई n माइनस 1। तो ये आपका क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा आज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उसके बाद क्या पढ़ा, वांट ऑफ फैक्टर। क्या पढ़ा, वांट ऑफ फैक्टर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने 4 पढ़ी, कौन कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉर्मूले आपके क्या हो गए थे, पी नॉट बी, याद रखना पी नॉट बी माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट बी इक्वल्स टू एक्स। दूसरा कौन सा था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ एम, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी एम, और फोर्थ आपका क्या था, पाई इक्वल्स टू सी आर पी। तो ये आपकी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, वांट ऑफ फैक्टर यूज किया गया। उसके बाद एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए जो रिलेशन था आई और अल्फा का, वो आपने देखा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना। डायरेक्ट इससे वैल्यू कंफर्मेशन हो जाएगी, आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यदि 20% दिया जाए तो वैल्यू होगी 0.2, 80 होगी तो 0.8, 100 होगी तो 1, 20 है, 25 है तो 0.25, 50 है तो 0.5। वो आपकी क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब आपकी कितना डिसोशिएट हो रहा है या कितना एसोशिएट हो रहा है, वो आपकी क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।